हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे 10,000 MCQ कोर्स के कुछ क्वेश्चंस। आज मैं एक डेमो वीडियो इसके अंदर देने जा रहा हूं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने जो हमारे पेड कोर्स है उससे मैंने लिए हैं। और बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितने भी लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, PDF वगैरह शेयर होते हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर होती हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। फेसबुक के ऊपर भी आप इनसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे हमारा GS कोर्स आता है। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हमने चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस किए हैं यहाँ पे डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज MCQ तो है ही है, प्लस यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके SSC, रेलवे, डिफेंस एग्जाम, UPSC, स्टेट PCS के लिए भी मैंने अलग से फोल्डर तैयार किया हुआ है। और इस के अंदर जो है ये कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। GS कोर्स जो है पूरा का पूरा जो है हमारा एक थियोरी कोर्स है। इसमें बेसिक टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, तो ये कूपन कोड लगा के डिस्काउंट लीजिए। और आप अपने कोर्सेज़ को परचेज़ कहाँ से कर सकते हैं? दो जगह से, स्टडी IQ ऐप से या फिर वेबसाइट से studiiq.com। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा यहाँ पे होम पेज। यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। यहाँ पे व्यू ऑल का बटन दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको नज़र आएगा तीसरे नंबर के ऊपर और GS कोर्स आपको नज़र आ जाएगा चौथे नंबर के ऊपर। सो जो भी आपको कोर्स अच्छा लगे परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कुछ मैंने चुनिंदा क्वेश्चन बीच बीच में डाले हैं तो नंबरिंग वगैरह यहाँ पे डिफरेंट करेगी, ठीक है। RRB रीजनल रूरल बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय। RRB जो है आपके स्पॉन्सर किसके द्वारा किए गए थे? RRB की बात करते हैं तो आपका जो RRB है ये बनाया कब गया था? 26 सितंबर 1975। और एक कमेटी थी, आपकी कमेटी थी, डेट वाज नरसिम्हम कमेटी। नरसिम्हम कमेटी की रिकमेंडेशन से अकॉर्डिंग टू द RRB एक्ट 1976। अब बात यह है कि जब भी आपका बैंक खुलता है, RRB खुलता है, रीजनल रूरल बैंक्स खुलते हैं, तो इसमें तीन चीज़ों का शेयर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और एक आपका स्पॉन्सर्ड बैंक का। ये स्पॉन्सर बैंक जो होना चाहिए ये नेशनलाइज्ड बैंक होना चाहिए, राष्ट्रीयकृत बैंक होना चाहिए आपका। चाहे प्रॉफिट हो नुकसान हो, 50% जो शेयर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, स्टेट गवर्नमेंट का 15% शेयर होगा और स्पॉन्सर्ड बैंक का आपका 35% शेयर होगा। नुकसान हो फ़ायदा हो, सारा पैसा ऐसे डिवाइड होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? आपका ए ऑप्शन बनेगा। नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज 1 ऑप्शन। अब बात करते हैं हमारे बैंक, हमारे देश में पहले नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब कब हुए थे? पहले अगर हम RBI की बात करें तो 1 जनवरी 1949 को आपका RBI नेशनलाइज हुआ था। 19 जुलाई 1969 जब हमारे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिसमें 50 करोड़ रुपए पेड अप कैपिटल थी। फिर रखा गया था 15 अप्रैल 1980 को, ठीक है, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और पेड अप कैपिटल थी आपकी 200 करोड़ रुपीस। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे फोकस देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक और स्टेट गवर्नमेंट, ये आपका जो है आपके डेट मीन्स शेयरिंग है आपके बैंक्स की। अगला देखो, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, डेट्स वगैरह पूछे जा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन डाल दिया, लेकिन इसको मैं कॉम्प्लेक्स अभी बनाऊंगा एक्सप्लेनेशन में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये कब देखने को आपको मिली थी? फर्स्ट ऑफ ऑल, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था? साइमन कमीशन आया था हमारे देश में, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अंदर प्रोविंशियल डायरार्की के बारे में बात करी गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये बोला गया था कि हम प्रोविंशियल डायरार्की लगाएंगे, प्रांतों में द्वैत शासन लगाएंगे जिसमें 10 साल तक आपकी पावर्स रहेंगी और 10 साल बाद रिव्यू किया जाएगा। साइमन कमीशन 27 में आया, बहिष्कार किया गया जब देश में 28 में ये भारत आया था, 27 में बना था। फिर उसके बाद जो साइमन कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट कर दी और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसके लिए थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 3 हुई थी, पहली हुई थी 12 नवंबर, ये डेट्स याद रखनी है, 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जैन 1931, ये आपकी हुई थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखने को आपको मिली थी। और इसमें जो है आपका जो कंट्री है इंडिया जो है उसको फेडरेशन बनाना और सेफ गार्ड रखना रिगार्डिंग द डिफेंस और फाइनेंस और जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे पावर्स को। तो ये सारी बातें करी गई थी। ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद 5 मार्च 1931 को आपका जो है लॉर्ड इरविन और गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जिसे हम कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली पैक्ट कहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस करेंगे और इरविन जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको छोड़ेंगे। ये हुआ। उसके बाद गांधी जी ने यहाँ पे इरविन ने बोला कि आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसीलिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो INC की साइड से गांधी जी गए थे। 7 सितंबर 1931
से लेके आपका 1 दिसंबर 1931 तक जो है आपकी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। इसमें आईएनसी ने पार्टिसिपेट किया था और आईएनसी की साइड से किसने पार्टिसिपेट किया था? गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था और यहाँ पे विमेन सेक्शन को रिप्रेजेंट किया था सरोजिनी नायडू ने। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करते हैं, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, तो ये हुआ था 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 के बीच में। तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा? इसमें कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1932। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ए ऑप्शन इज द राइट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो हियर इज द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। चलिए जी अगला देखते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री इज, कैपिटल मतलब पैसा, इंटेंसिव मतलब ज़्यादा, जहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा लगता है, जहाँ पे आपकी जो है लोग नहीं है, लेबर तो नहीं है, वहाँ पे मशीनें ज़्यादा काम कर रही हैं, ये होता है। अगर मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ करता लेबर इंटेंसिव कंट्री, लेबर इंटेंसिव कंट्री का मतलब क्या होता कि जहाँ पे आपका जो है लेबर ज़्यादा है, मैनुअल वर्क ज़्यादा है और मशीनें नहीं हैं। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल बताइए कैपिटल इंटेंसिव कंट्री की कौन सी है? तो डैट इज़ द स्टील इंडस्ट्री, इस्पात उद्योग। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पे जो है आपके मैन पावर कम और जो है मशीनों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अभी हमारा एक मिशन प्रबोध्या चल रहा है जिसमें हमने 300 मिलियन टन जो है प्रोड्यूस करना है आपकी कैपेसिटी से, डेट इज़ स्टील प्रोडक्शन करनी है। तो मिशन प्रबोध्या इज़ फॉर द जो आपकी ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें आपको स्टील प्रोड्यूस करना है। हमारे देश में जब पहली बार हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान में स्टील प्लांट लगे थे, आयरन एंड स्टील प्लांट लगे थे, डेट इज़ इन द राउरकेला, ठीक है, राउरकेला और दुर्गापुर और आपका भिलाई के अंदर, ठीक है। ये 3 प्लांट लगे थे। भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है और यूएसएसआर की मदद से लगा था, और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है और ब्रिटेन की मदद से लगा था। राउरकेला जो है आपका राउरकेला इज़ इन द उड़ीसा और ये मदद से लगा था आपका डेट इज़ वेस्ट जर्मनी की मदद से। तो ये आपके इस्पात उद्योग जो है स्टार्ट किए गए थे। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। स्टील इंडस्ट्री इज़ द राइट वन। हु हैज़ द राइट टू डिसाइड वेदर ए बिल इज़ मनी बिल और नॉट? एक कौन डिसाइड करता है एक बिल मनी बिल है या नहीं? देखिए एक बिल क्या होता है, एक प्रपोजल होता है, अगर उसके ऊपर डिस्कशन चलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहा जाता है। लेकिन मनी बिल की बात करें तो मनी बिल एक मनी बिल तब कहलाता है जब उसके ऊपर स्पीकर के साइन हो जाते हैं। तो 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। आर्टिकल 110 के अंदर ये लिखा गया है 14 दिन के अंदर 14 डेज के अंदर जो है एक मनी बिल को पास करना ज़रूरी होता है। मनी बिल के अंदर जो लिखे होते हैं इम्पोजिशन, यानी कि आप कोई टैक्स लगा रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें टैक्सेस के बारे में लिखी होती है। या फिर आपकी कस्टडी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की जो कस्टडी होती है, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की कस्टडी होती है, वो जो भी आपने एप्रोप्रिएशन बिल होते हैं, जो आपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने होते हैं, या फिर आपकी कोई भी ऐसी रिसीट्स जो आपकी इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाली जाती हैं, या फिर आपने कोई लोन वगैरह पे करना हो, ठीक है, आपने लोन पे करना हो, इंटरेस्ट पे करना हो, वो वाले खर्चे इसमें आते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर देखने को आपको मिलती हैं। तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज़ द करेक्ट आंसर। स्पीकर ऑफ द लोकसभा ये हैं जी हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेट इज़ ओम बिरला जी। अभी एक आपको चीज़ और बतानी है, एक पॉइंट आपको याद रखना है। क्या? देखिए एक होता है मनी बिल, मनी बिल मैंने आपको बताया 110 नंबर आर्टिकल, ठीक है। एक होते हैं 2 बिल और होते हैं, एक फाइनेंशियल बिल 1 होता है जो आपका आर्टिकल 117 ए के अंदर लिखा गया है। फाइनेंशियल बिल 2 जो आपका 117 2 के अंदर लिखा गया है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे मैंने आपको आर्टिकल 110 के बारे में तो सारा कुछ बता दिया कि हाँ जी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन आपको चाहिए होगी। इसमें लोकसभा की सारी पावर होती हैं, राज्यसभा की कोई भी पावर नहीं होती। लोकसभा राज्यसभा की बातें मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। इसमें कोई ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रावधान इसमें नहीं होता है, ज्वाइंट सीटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। प्रेसिडेंट की परमिशन से आता है, लेकिन प्रेसिडेंट को एंड में हाँ करना जरूरी होता है। लेकिन अब आते हैं फाइनेंशियल बिल 1 की तरफ। फाइनेंशियल बिल 1 जो है आपका आर्टिकल 117(1) के अंदर बात करता है। ऐसी चीज़ें जो आपके आर्टिकल 110 में नहीं लिखी होती वो 117(a) के अंदर लिखी होती हैं। अब इसमें स्पीकर की कोई भी आपको जो है सर्टिफिकेशन आपको नहीं चाहिए होती कि हाँ ये सर्टिफिकेशन चाहिए होगी। इसमें ये बिल भी लोकसभा में पहली बार आएगा, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से आएगा। और इसमें लेकिन यहाँ ध्यान रखना, राज्यसभा की पावर है, इसको अमेंड भी कर सकता है और इसको रिजेक्ट भी कर सकता है। प्रेसिडेंट जो है आपको इस बिल को रिटर्न नहीं कर सकता। हाँ प्रेसिडेंट इसमें ज्वाइंट सीटिंग को बुला सकता है, ज्वाइंट सीटिंग को यहाँ पे बुला सकता है। क्लियर। अब आते हैं फाइनेंशियल बिल 2 की तरफ। ये जो है आपका फाइनेंशियल बिल 2 जो है आपका
इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के पैसे से जितना भी खर्चा होगा वो तो लिखा ही लिखा होगा, बट एक चीज़ ध्यान रखना, जो 110 के अंदर लिखा गया वो चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। बाकी कोई भी खर्चा आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालते हैं फॉर फाइनेंशियल बिल 117(2) के अंदर आएगा। और इसमें स्पीकर की रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल नहीं चाहिए होगी, किसी भी सदन में आ सकता है, यानी कि बोथ हाउसेज में आ सकता है। और प्रेसिडेंट की परमिशन जो है आपको रिकमेंडेशन नहीं ज़रूरत होती यहाँ पे। और इसमें राज्यसभा इसको बिल को अमेंड भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। प्रेसिडेंट जो है आप इसको बिल को रिटर्न भी कर सकता है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सिटिंग भी बुला सकता है, ज्वाइंट सिटिंग भी बुला सकता है, ये याद रखना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख लेना सारे पॉइंट्स। चलिए जी, मैक्सिमम एज फॉर द ज्वाइनिंग अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो है आपकी, इसकी मैक्सिमम एज क्या है? अटल पेंशन योजना के अंदर जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। सो हियर इज़ द जो है मैक्सिमम बेनिफिट ड्यूरिंग द ओल्ड एज, जिसमें आपकी फिक्स्ड मंथली पेंशन है 1000 से लेके 5000 रुपये तक, डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीब्यूशन आप कितनी कर रहे हैं। ये स्कीम जो आई थी ये 9 मई 2015 को देखने को मिली थी, जिसमें खास करके जो गरीब लोग हैं, अंडर प्रिविलेज हैं, वर्कर हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हैं, उसको जो है आपने ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। जिसमें एज है 18 से 40 साल, जो आपकी इंडिविजुअल हैं यहाँ पे एलिजिबल होंगे इस स्कीम के लिए। इसके अंदर जो है आपको पोजेशन का प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका क्या पोजेशन है, आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा, और आधार का नंबर जो है आपको सेविंग अकाउंट और अटल पेंशन योजना अकाउंट के साथ जो है अटैच करवाना पड़ेगा। और इसमें 1000 से 5000 तक जो है आपको पैसे मिलेंगे, जो जब आप 60 साल की एज कंसिडर कर लेंगे। 18 से 40 साल तक ये एज होती है। तो इसमें मैक्सिमम एज कितनी होगी आपकी? दैट इज 40 ईयर्स। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? राज्यसभा के मेंबर्स, राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस, जो है परमानेंट हाउस है, और जो है परमानेंट हाउस है, अपर हाउस है, एल्डर्स हाउस है, और इसको हम वर्ड यूज़ करते हैं। राज्यसभा के अंदर जो लोग होते हैं राज्यों से चुन के आते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसको कहते हैं, तो राज्यों से चुन के आएंगे। और राज्य से जो एमएलए होते हैं वो इनको चुनते हैं, एमएलए इलेक्टेड होते हैं। तो इसका मतलब राज्यसभा का इलेक्शन जो होगा वो इनडायरेक्ट मेथड से होगा, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एमएलए वोट करते हैं इनडायरेक्ट तरीके से। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है ये पास कब हुआ था? वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, वर्नैकुलर मतलब अपनी लैंग्वेज में आपको जो है कानून लगाना, वर्नैकुलर अपनी लैंग्वेज में। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था 1878 के अंदर। ये किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था। एक्चुअली क्या था, लॉर्ड लिटन ने बोला था आप अपनी लैंग्वेज में छापो, पेपर छापो, लेकिन उसकी पहली कॉपी मेरे पास आएगी। अगर उसमें अंग्रेजों के बारे में या हमारे बारे में कुछ भी गलत लिखा होगा, हम उसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे, जेल में डालेंगे। लॉर्ड लिटन ने ये पास किया था। तो लॉर्ड लिटन, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? अनपॉपुलर वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, रिएक्शनरी वाइसरॉय भी इसको कहते हैं, रिएक्शनरी वाइसरॉय भी इसको कहा जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1878 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब यहाँ पे इन्होंने इनकी प्रेसिडेंसी में एक जो है कमीशन भी अपॉइंट किया था, जिसे हम कहते हैं रिचर्ड स्टार्चे। रिचर्ड स्टार्चे कमीशन भी इसको कहा जाता है। रिचर्ड स्टार्चे जो कमीशन है आपका, ये फेमिन कमीशन है, इसको अपॉइंट किया गया था। आर्म्स एक्ट लगाया गया था, आर्म्स एक्ट 1878 के अंदर लगाया गया था, और इसमें बोला गया था कि अगर इंडियंस ने बंदूकें रखनी है तो उनको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपको जो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर कोई ब्रिटिशर यूरोपियन रखना चाहता है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है। और इनके टाइम पे, लिटन के टाइम पे ही सेकंड अफगान वॉर भी देखने को आपको मिली थी। सेकंड अफगान वॉर जो देखने को मिली थी 1878 से 80 के बीच में देखने को मिली थी। और यहाँ पे लॉर्ड लिटन ने जो है आपका जो है दैट इज दिल्ली दरबार भी सजा दिया था, यहाँ पे दिल्ली दरबार, ठीक है। और जिसमें आपका केसरी हिंद का टाइटल, केसरी हिंद का जो टाइटल है वो मिला था क्वीन को। और 1876 के अंदर जो है यहाँ पे ग्रेट फैमिन देखने को आपको मिला था, जब इसने दरबार सजाया था। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 1878 इज द राइट वन। चलिए जी अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, अंग्रेजों के टाइम पे जो है परसुएड और फोर्स कल्टीवेटर इन असम टू ग्रो। देखिए अंग्रेजों ने जो है असम के अंदर कल्टीवेटर्स को बोला था, मजबूर किया था कि आप यहाँ पे ये चीज़ उगाएंगे। एक्चुअली डिफरेंट जगह के ऊपर डिफरेंट चीज़ें थी। जैसे कि अगर हम जूट की बात करें, जूट आपका बंगाल में ज़बरदस्ती उगाया जाता था, ठीक है। टी की बात करें असम के अंदर करवाते थे। शुगर केन की बात करें तो यूपी के अंदर था। गेहूं की बात करें तो पंजाब के अंदर था। कॉटन की अगर मैं बात करता हूं, कॉटन के अंदर, ठीक है, कॉटन की अगर मैं बात करता हूं तो महाराष्ट्र और पंजाब में ज़बरदस्ती उगवाते थे इनसे। राइस की बात करें तो मद्रास में ज़बरदस्ती उगवाते थे।
ठीक है, ये फोर्सफुल कल्टीवेशन करी जाती थी। तो असम की बात करी है तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। टी इज द करेक्ट आंसर, टी इज द राइट वन। राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब कौन से संविधान से लिया गया है। इम्पीचमेंट जो है प्रोसेस आर्टिकल 61 में लिखा गया है, और राष्ट्रपति का जो आपका इम्पीचमेंट है महाभियोग है अंडर जो है यूएसए के अंदर लिखा गया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिखा गया है। अब इम्पीचमेंट प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है राष्ट्रपति का, इन द आइदर हाउस, ठीक है, आइदर हाउस किसी भी सदन से। एक्चुअली क्या होता है कि 1/4 सदस्य किसी भी सदन के वो लिखित में देते हैं, रिटन में देते हैं, मतलब जो भी चेयरमैन होगा, और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। 14 दिन का टाइम होगा, 14 दिन के टाइम के अंदर राष्ट्रपति अगर मनाना चाहें तो इसको मना लेंगे। अगर राष्ट्रपति 14 दिन के अंदर कोई जवाब ना दें, सेम हाउस में आपका बिल वापस आएगा। सपोज करके चलते हैं कि वो बिल लोकसभा से स्टार्ट हुआ, तो बिल लोकसभा में आएगा, तो स्पीकर यहाँ पे बोलेगा प्रेसिडेंट को हटाने की बात स्टार्ट कर दी जाए। तो इसमें क्या होगा, वहाँ के 2/3 सदस्य बिल वोट करेंगे, फिर राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा के भी 2/3 लोग पास करेंगे। फिर जो आपका वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरफ एक्ट कर रहा होगा उस टाइम पे, तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो वो बिल को हाँ करेंगे, तो इस प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्या है कि इंपीचमेंट का प्रोसेस कहाँ से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, और स्टार्ट कैसे होता है 1/4 सदस्य किसी भी सदन के, ठीक है। और इंपीचमेंट जो है ये कितनी मेजोरिटी से पास होती है, 2/3, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेशल मेजोरिटी इसको कहा जाता है। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट, क्लियर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना, ये कॉन्सेप्ट, जुडिशियल रिव्यू, और ये सारी चीज़ें ली हैं। यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से आपका जो है हमने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट लिया है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर का बात करी है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप की बात करी है, और यहाँ पे हमने रिट वर्ड का यूज़ किया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसएसआर की बात करते हैं, रशिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हमने यूएसएसआर से लिया है हमने, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट हमने लिया है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से लिया है। 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से लिया था, फिर 5 ईयर प्लान का। फ्रांस की बात करते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी वर्ड जो है हमने यहाँ से लिए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी वर्ड यहाँ से हमने लिए हैं। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर, यूएसए इज द राइट वन, यूएसए इज द करेक्ट आंसर। हमने संविधान का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा 3/4 हिस्सा, यानी कि 75% हिस्सा जो है हमने कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, जिसमें आपके फेडरल स्कीम के बारे में बात करी है, गवर्नर के ऑफिस की, जुडिशरी की, पब्लिक सर्विस कमीशन की, इमरजेंसी प्रोविजन की और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स की बात करी जाए तो हमने यहाँ से प्रोसेस का लिया है। और बाकी संविधान से जो भी चीज़ें ली हैं ये मैं आपको पोस्ट उसमें डाल दूंगा पीडीएफ में, वो देख लेना आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से बोरो करी हैं। अगला देखते हैं, इनमें से स्टेटमेंट जो है आपकी कौन सी करेक्ट नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। जो कॉमेट्स होते हैं ये मेंबर्स हैं सोलर सिस्टम के, ये बिल्कुल सही है जी, आपके मेंबर्स हैं। और कॉमेट्स क्या होते हैं, फ्रोजन बॉडीज होती हैं, फ्रोजन बॉडीज जो आपके ठंडी बर्फ के बने होते हैं। दे हैव ब्राइट हेड एंड द लॉन्ग टेल, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। क्या होता है कि जब आपका सन की तरफ ये जा रहे होते हैं तो आगे से पिघल रहे होते हैं और पीछे ऐसे लगता है कि पूंछ चली जा रही है, तो ब्राइट हेड होगा और लॉन्ग टेल होगी, ये भी सही है। टेल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन, गलत, टेल जो होती है ये पीछे की तरफ होती है, बैक साइड के ऊपर होती है। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन द हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये भी पॉइंट सही है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 3rd ऑप्शन बनेगा। सन और जो आपका स्टार और कॉमेट्स में डिफरेंस ये होता है कि स्टार्स हॉट बर्निंग गैसेज होती हैं और कॉमेट्स आपके फ्रोजन गैसेज होती हैं। तो आंसर इसमें 3rd ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। सो हेयर इज द कॉमेट जो आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर जो है देखो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इंडिपेंडेंस बिल के बारे में बात करते हैं, देश की आज़ादी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली बार इनको हाँ कब मिली थी, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल के बारे में। देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस बिल आपका 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ था, जहाँ पे डोमिनियंस की बात करी गई थी, इंडिया और पाकिस्तान के डोमिनियन की। और इसको रॉयल एसेंट मिला था आपका 18 जुलाई 1947 को मिला था। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा 18 जुलाई 1947, जिसमें बात करी गई थी आपका जो है आपका वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न में आपका जो है मॉडर्न पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो ईस्टर्न बात करें तो अभी बांग्लादेश की बात करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान को ऐसे डिवाइड किया गया था, ठीक है, मतलब इंडिया पाकिस्तान तो यही किया था, और वेस्टर्न में पाकिस्तान बना दिया गया था, ईस्टर्न पाकिस्तान, जो ईस्टर्न पाकिस्तान है अब बांग्लादेश है। ये कब बनाया गया था, बांग्लादेश 1971 में बनाया गया था। नाउ इज द वर्ड कि यहाँ पे जो आपकी जो लाइन खींची गई थी तो वो रेडक्लिफ ने खींची थी, रेडक्लिफ लाइन खींची गई थी बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान। अब यहाँ पे बातें क्या हुई थी, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री जो एटली हैं इन्होंने अनाउंस किया था कि हम इंडिया को आज़ाद करेंगे 1948 में। लेकिन उसके बाद जो है माउंटबेटन आपका जो है वाइसरॉय बन के
आया था जिसने प्लान दिया था 3 जून प्लान, जिसे आप माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं, बल्कान प्लान भी इसको कहा जाता है। माउंटबेटन, नेहरू, जिन्ना और बलदेव सिंह इन्होंने ब्रॉडकास्ट किया ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर, और उसके बाद जो है 18 जुलाई के अंदर जो है इंडिया इंडिपेंडेंस बिल को हाँ बोल दिया, क्योंकि 3 जून के प्लान के अकॉर्डिंग बोला था कि हम इसको आज़ाद करेंगे 15 अगस्त 1947 को। 18 जुलाई के अंदर जो है हाँ कर दिया गया कि बिल को हाँ कर दी। 14 से 15 अगस्त को आपकी मिडनाइट में पावर ट्रांसफर कर दी गई। 15 अगस्त को जो जिन्ना है वो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बने, माउंटबेटन जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होने स्टार्ट होगी आपकी दिल्ली के अंदर। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस इस तरीके से चला था। ये डेट्स आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेट्स आपको पूछी जा सकती हैं कि किस दिन को क्या क्या हुआ था, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी जो चीज़ है आपकी यूनियन लिस्ट के अंदर नहीं आती। यूनियन लिस्ट के अंदर नहीं आती, ये बात वर्ड यूज़ कर रहा है, तो यूनियन लिस्ट के अंदर कौन सी चीज़ नहीं आती। तो देखिए जी, डिफेंस की बात करें यूनियन लिस्ट में आता है, फॉरेन अफेयर्स भी, रेलवे भी, लेकिन एग्रीकल्चर नहीं आता। एग्रीकल्चर जो है आपका स्टेट सब्जेक्ट है, आपका राज्य का कानून है, तो यूनियन लिस्ट के अंदर नहीं आता। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे देखो, यूनियन लिस्ट के अंदर जो है नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए सिर्फ कानून सेंटर बना सकती है, जैसे कि डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये सेंटर के कानून हैं। स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो जिसमें आपका सिर्फ स्टेट ही कानून बना सकता है आपका, और इसमें लोकल और स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट की इंपॉर्टेंस होती है, जैसे आपका पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारी चीज़ें आपकी स्टेट लिस्ट में आती हैं। कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो यूनियन प्लस स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं, जिसमें आपका कॉमन इंटरेस्ट होगा सेंटर और स्टेट का, जिसमें आपके सेंटर और स्टेट मिलकर कानून बनाते हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सारी चीज़ें जो है आपकी कंकरेंट लिस्ट में आती हैं, जिसमें सेंटर और स्टेट मिलकर दोनों कानून बनाते हैं। सो यही डिफरेंसेस होते हैं सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में। यहाँ पे कुछ कानून देखिए जी, ये आपको यूनियन लिस्ट है, ये आपकी स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। अगर हम बात करें कि अगर तीनों में कोई कानून ऐसा नहीं है जो ऑलरेडी लिखा हुआ था, जैसे कि आपका साइबर लॉ की अगर हम बात करते हैं, साइबर लॉ के लिए साइबर सिक्योरिटी बिल तो आपका 2013 में आया था, तो इसका मतलब क्या हो गया, उससे पहले संविधान बना हुआ था, ना तो इसमें था, ना इसमें था, ना इसमें था, तो वो चीज़ें हम किस में डालते हैं, रेजुडरी पावर्स में। रेजुडरी पावर जो होती हैं वो हमेशा सेंटर के पास होती हैं, पार्लियामेंट के पास होती हैं, और इसमें सेंटर कभी भी कानून बना सकती है, ओनली अपने आप ही कानून बनाया जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक आपको मैं हमेशा एक क्वेश्चन याद करवाता हूं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग 1976 के अकॉर्डिंग 5 सब्जेक्ट थे जो हमने स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाले थे। 5 सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में डाले थे स्टेट से। वो कौन थे? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट डाला था, ठीक है, फॉरेस्ट डाला था, एजुकेशन डाला था, वेट एंड मेजर्स, वेट एंड मेजर्स, क्लियर, जो भी मशीन वेट वगैरह करते थे, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और आपका वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एनिमल्स, क्लियर। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इसमें करी गई थी, सारी की सारी चीज़ें, क्लियर। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। एर्गोकैल्सीफेरोल जो है किस विटामिन का नाम है? एर्गोकैल्सीफेरोल, क्लियर, याद रखिए। तो इसमें जो नाम है एर्गोकैल्सीफेरोल का वो है आपका दैट इज विटामिन D2। सो दिस इज विटामिन D2, और ये किस में दिया जाता है? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में। जब आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है आपका कम फंक्शन कम करना स्टार्ट कर दिया है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में दिया जाता है। कोलेकैल्सीफेरोल कहते हैं विटामिन D3 को, जिसमें आपकी हड्डियों के लिए जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ जो है आपकी कम हो जाएगी। बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए आपको कैल्शियम भी चाहिए, फॉस्फोरस भी चाहिए, विटामिन डी भी चाहिए। विटामिन डी को हम क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन भी इसको कहा जाता है, और कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन भी इसको कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन B12 इज कॉल्ड आपका साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन जो आपका आरबीसीज के लिए ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कोबालामिन मतलब कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन इसको कहते हैं। विटामिन B6 इज पायरोडॉक्सिन, पायरेडॉक्सिन इसको कहा जाता है। सो हियर इज आंसर इज 1 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विटामिन D2 इज कॉल्ड द एर्गोकैल्सीफेरोल, क्लियर। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जो भी अपडेट्स होते हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट होते रहते हैं आपको यहाँ पे, और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सो ये मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हमने MCQ डिस्कस किए हैं। प्लस यहाँ पे जितने भी आपके SSC, रेलवे, डिफेंस एग्जाम, स्टेट PCS, UPSC के लिए भी हमने MCQ डिस्कस किए हुए हैं। तो अच्छे से आप पढ़ें उस चीज़ को। इसमें ये कोड लगा के अपना डिस्काउंट ले सकते हैं। आज इस कोड को लगाने का लास्ट डे है। और GS कोर्स जो है हमारा पूरा का पूरा जो है थियोरी कोर्स है, और इसमें बेसिक टॉपिक हमने समझा है। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से कर सकते हो? 2 जगह से, StudyIQ ऐप से कर सकते हैं और वेबसाइट से studyIQ.com, ठीक है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा 3रे नंबर के ऊपर, और GS कोर्स आपको दिखेगा 4थे नंबर
के ऊपर। जो भी कोर्सेज आपको अच्छे लगे परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।